द मनी फ्लो, टॉप 5 इंडस्ट्रीज 2025 के कुछ हिस्से। हाँ, और ये हमें बता रहे हैं कि भाई 2025 में कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पैसा बन रहा है या कह ले कि सबसे ज्यादा बन रहा है। बिल्कुल। तो हमारा काम आज यही है कि इस जानकारी को थोड़ा खंगालें, समझें कि ये ट्रेंड्स इशारा क्या कर रहे हैं और इनका मतलब क्या है। हाँ, मतलब सिर्फ लिस्ट देख लेना काफी नहीं है। सही। और स्रोत एक बड़ा बेसिक सवाल भी उठाता है कि अगर अमीर बनना है तो ये समझना क्यों जरूरी है कि पैसा बह किधर रहा है। हाँ, तो चलिए इसी के तहत तक चलते हैं आज। हाँ, और ये विश्लेषण आप देखें तो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमें इशारा देता है कि इकोनॉमी किधर जा रही है, मौके कहाँ बन रहे हैं और शायद काम करने के तरीके भी बदल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि हम स्रोत के दावों और विचारों पर ही बात कर रहे हैं, तो एक बैलेंस रखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली इंडस्ट्री जिसपे स्रोत का फोकस है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई। हाँ, एआई और ऑटोमेशन। स्रोत का कहना है कि डेटा, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इन सब में भारी निवेश हो रहा है, बहुत पैसा लग रहा है। और ये भी कहा है कि फ्रीलांसर से लेकर बड़ी कंपनियों तक, मतलब सब इसमें कमाई के मौके तलाश रहे हैं। ये सब वाली बात थोड़ी मुझे दिलचस्प लगी। क्या वाकई इतना फैल गया है ये? देखिए, स्रोत का ये कहना कि सब मौके तलाश रहे हैं शायद इस बात पर जोर देने के लिए है कि एआई और ऑटोमेशन का असर ना किसी एक कोने तक सीमित नहीं है। अच्छा। ये मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर से लेकर डॉक्टर के क्लिनिक तक, कोडिंग करने वाले से लेकर मार्केटिंग प्लान बनाने वाले तक, हर जगह एक तरह से घुस रहा है। और निवेश क्यों हो रहा है? वजहें सीधी हैं। कंपनियां ज्यादा एफिशिएंट बनना चाहती हैं, खर्चे कम करना चाहती हैं, और ऐसे नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लाना चाहते हैं जो पहले शायद मुमकिन ही नहीं थे। पर इसका असली मतलब, जैसा आपने कहा, नौकरियों पर भी असर है। कुछ पुरानी भूमिकाएं कम होंगी तो नई स्किल्स वाली नौकरियों की मांग भी बढ़ेगी। यानी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदल रही, लोगों के काम करने का तरीका भी बदल रहा है। सीधा असर है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरी इंडस्ट्री है हेल्थ केयर और बायोटेक। हेल्थ केयर। शोध यहाँ बात कर रहा है हेल्थ टेक की, मेडिकल इनोवेशंस की और खास तौर पर एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की, मतलब बुढ़ापा रोकने या धीमा करने वाले। हाँ, एंटी एजिंग। और स्रोत ने एक लाइन लिखी है जो ध्यान खींचती है, इंसान की लंबी उम्र, बड़ा बिजनेस। ये सुनने में थोड़ा अजीब भी लगता है ना? हाँ, ये लाइन थोड़ी सीधी है, शायद इसीलिए ध्यान खींच रही है। इसके पीछे आप देखें तो दो मुख्य ताकतें हैं। एक तरफ दुनिया भर में लोगों की औसत उम्र बढ़ रही है, तो जाहिर है स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत बढ़ रही है, और ऐसे समाधानों की भी जो लंबी उम्र तक अच्छी सेहत बनाए रखें। सही। और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, एआई, ये सब हमें बीमारियों को समझने और उनका इलाज करने के नए तरीके दे रहे हैं, और इसी में एंटी एजिंग एक बड़ा एरिया बनकर उभर रहा है। तो स्रोत का बड़ा बिजनेस कहना असल में सेक्टर में हो रहे भारी निवेश और जो कमर्शियल संभावनाएं हैं उसकी तरफ इशारा है। लेकिन हाँ, इसके साथ वो नैतिक सवाल भी जुड़े हैं जो आपने महसूस किए। क्या ये तकनीकें सबको मिल पाएंगी? हाँ, बिल्कुल। समाज पर क्या असर होगा लंबी उम्र का? तो ये सिर्फ आर्थिक मामला नहीं है, इसके सामाजिक पहलू भी हैं। सही कहा आपने, मतलब सिर्फ पैसा बनाने का मौका नहीं, ये भी सोचना पड़ेगा कि इसका समाज पर असर क्या है। ठीक है, अब तीसरी इंडस्ट्री देखते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन पावर। हाँ, रिन्यूएबल। स्रोत साफ कह रहा है कि सोलर, विंड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ईवीज, इनका बाजार तेजी से बढ़ रहा है। और एक और खास बात यह है कि सरकारें और प्राइवेट निवेशक दोनों इसमें पैसा लगा रहे हैं। ये तो खैर आजकल काफी सुनने में भी आता है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प ये है कि ये बदलाव सिर्फ पर्यावरण की चिंता से नहीं आ रहा है अब, मतलब पहले शायद वही मुख्य था, पर अब रिन्यूएबल एनर्जी आर्थिक रूप से भी काफी आकर्षक हो गई है। अच्छा। हाँ, टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है, लागत कम हुई है, और जैसा स्रोत ने कहा, सरकारी नीतियां जैसे सब्सिडी है, टैक्स छूट है, और बड़े पैमाने पर जो प्राइवेट निवेश हो रहा है, वो इसे जबरदस्त पुश दे रहे हैं। तो ये सिर्फ कुछ सोलर पैनल लगाने या कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने की कहानी नहीं है, ये पूरी एनर्जी व्यवस्था का एक बुनियादी बदलाव है। वाह। और इसका असर बिजली बनाने से लेकर गाड़ियां चलाने और यहाँ तक कि देशों के आपसी रिश्तों तक पर पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा वो तो हमेशा से जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा रही है। हाँ, ये बात तो है, मतलब ये एक बहुत बड़े शिफ्ट की आहट है। ठीक है, अब चौथे नंबर पर चलते हैं, फाइनेंस और डिजिटल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंस, इसमें फिनटेक, क्रिप्टो, स्टॉक्स, ये सब शामिल हैं। स्रोत कह रहा है कि डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम्स और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स,
इनमें जबरदस्त उछाल है। जबरदस्त ग्रोथ है। हाँ, और स्रोत ने ये भी जोड़ा है कि स्मार्ट लोग सीख रहे हैं पैसे को काम करवाना। ये पैसे को काम करवाना क्या है असल में, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, पैसे को काम करवाना का सीधा मतलब है कि पैसे को सिर्फ बैंक में या घर पर पड़ा न रहने दे, उसे ऐसी जगह लगाएं जहां वो और पैसा कमा सके, मतलब निवेश करें, इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट। और ये जो फिनटेक क्रांति है जिसका स्रोत जिक्र कर रहा है, वो इसी को आसान बना रही है। पहले सोचिए, शेयर बाजार में निवेश करना या म्यूचुअल फंड खरीदना आम आदमी के लिए कितना मुश्किल था। हाँ, बिल्कुल। जानकारी कम थी, प्रक्रिया जटिल थी। अब मोबाइल ऐप्स पर कुछ क्लिक से ये सब हो जाता है। यूपीआई ने तो खैर पैसों के लेन देन का तरीका ही बदल दिया है। सही बात है। तो ये ग्रोथ सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये वित्तीय सेवाओं को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की है, जिसे फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं ना। हाँ। वो हो रहा है। लेकिन स्रोत का इशारा सिर्फ निवेश करने पर नहीं है, वो सीखने पर भी है। मतलब ये जानना कि ये कैसे करें, बिना सोचे समझे नहीं, बल्कि समझदारी से, रिस्क को जानते हुए। तो ये असल में वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ भी इशारा है। तो मतलब सिर्फ टूल मिल जाना काफी नहीं है, उसे इस्तेमाल करने की अक्ल, वो समझ भी जरूरी है। ओके, समझ गया। अब लिस्ट की आखिरी इंडस्ट्री, कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, कंटेंट क्रिएशन। स्रोत कह रहा है सोशल मीडिया का जमाना है। लोग वीडियो, रील्स, पॉडकास्ट वगैरह बनाकर पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल। और एक बड़ी दमदार लाइन है, पर्सनल ब्रांड ही नया सोना है। सोना मतलब ये इतना कीमती हो गया है क्या, पर्सनल ब्रांड? हाँ, सोना शायद एक मेटाफर है, एक रूपक है, ये बताने के लिए कि आज की दुनिया में किसी व्यक्ति की अपनी पहचान, उसकी ऑनलाइन मौजूदगी और उसका जो प्रभाव है वो कितना मूल्यवान हो गया है। अच्छा, ये अटेंशन इकोनॉमी का दौर है ना, सबका ध्यान बटा हुआ है। तो ऐसे में किसी का ध्यान खींचना और उसे बनाए रखना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है और सबसे बड़ा रिवॉर्ड भी। हाँ, ये तो है। कंटेंट क्रिएटर्स यही कर रहे हैं। वे अपनी जानकारी, अपनी कला या अपने एंटरटेनमेंट से लोगों का ध्यान खींचते हैं और फिर उसे मोनेटाइज करते हैं, विज्ञापन से, स्पॉन्सरशिप से या सीधे अपने प्रोडक्ट्स बेचकर। और डिजिटल मार्केटर्स कंपनियों को यही करने में मदद करते हैं। पर्सनल ब्रांड का मतलब यही है कि अब सिर्फ कंपनियां ही ब्रांड नहीं होती, व्यक्ति, आप, मैं, कोई भी खुद एक ब्रांड बन सकता है। वाह। लेकिन हाँ, ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें लगातार कंटेंट बनाने का प्रेशर है, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है, ऑनलाइन दुनिया के उतार चढ़ाव हैं, ये सब शामिल है। वाकई ये पांचों इंडस्ट्रीज मिलकर भविष्य की एक बड़ी तस्वीर दिखा रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पैसा और यहाँ तक कि हमारी पहचान भी नए तरीकों से जुड़ रही हैं। बिल्कुल। लेकिन स्रोत सिर्फ इंडस्ट्रीज गिनाकर नहीं रुकता, वो कुछ बोनस वित्तीय टिप्स भी देता है। उन पर भी बात कर लेते हैं क्या? हाँ, जरूर, उन टिप्स पर भी बात करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला टिप है, पैसा कमाने से पहले उसे मैनेज करना सीखें। दूसरा, इन्वेस्टमेंट करें, सिर्फ खर्च मत करें। स्किल बढ़ाएं, स्रोत कहता है वही असली करेंसी है। हाँ, ये जरूरी है। ट्रेंड को पकड़ो उससे पहले कि दुनिया पकड़ ले। ये टिप्स तो सुनने में काफी सीधे साधे लगते हैं। सीधे जरूर लगते हैं पर गहरे हैं, और सबसे बड़ी बात ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, पहला टिप मैनेजमेंट, वो तो नींव है, उसके बिना बाकी सब बेकार है। आप कितना भी कमा लें, अगर हिसाब किताब नहीं है, बजट नहीं है, तो पैसा कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सही बात। दूसरा टिप निवेश, ये बताता है कि पैसे को सिर्फ बचाना नहीं है, उसे बढ़ाना भी है, महंगाई को मात देनी है। ओके। तीसरा टिप, स्किल असली करेंसी है। ये आज के माहौल में शायद सबसे जरूरी बात है। हाँ, क्यों? क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि कोई एक नौकरी या एक स्किल वो हमेशा काम नहीं आएगी। आपको लगातार सीखते रहना होगा, नई क्षमताएं, नई स्किल्स डेवलप करनी होंगी। यही असली सुरक्षा है। आपकी स्किल ही आपको मार्केट में वैल्यूएबल बनाती है। ये तो बहुत सही बात कही। और वो चौथा टिप, ट्रेंड को पकड़ो, ये थोड़ा रिस्की नहीं लगता? हर चमकती चीज सोना तो नहीं होती ना? बिल्कुल, और यहीं पर समझदारी की जरूरत है। स्रोत का मतलब शायद ये नहीं है कि आंख बंद करके हर नई चीज के पीछे भाग पड़ो। हाँ। ट्रेंड को पकड़ने का मतलब है कि आप जागरूक रहें, देखें कि दुनिया किस तरफ जा रही है, नए अवसर कहाँ बन रहे हैं, लेकिन फिर उस ट्रेंड को समझना जरूरी है, उसका विश्लेषण करना जरूरी है। अच्छा। और ये देखना कि क्या वो आपके लिए सही है, क्या उसमें वाकई दम है, और क्या आप उसमें शामिल होने का जोखिम उठा सकते हैं या नहीं। तो ये अवसरवादिता और सावधानी दोनों का मिक्स है।
बिना समझे ट्रेंड के पीछे भागना वो खतरनाक हो सकता है, जैसा आपने कहा। सही बात है। मतलब जानकारी और विश्लेषण वो यहाँ भी कुंजी है। चलिए अब स्रोत के आखिरी हिस्से पर आते हैं। वो एक बड़े विचारोत्तेजक उदाहरण के साथ खत्म होता है। हाँ, क्या है वो? वो कहता है पैसा उसी के पास जाता है जो उसे समझता है और रोक कर रखता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सिर्फ कंजूसी करने की बात है या कुछ और? मुझे नहीं लगता ये सिर्फ कंजूसी की बात है। इसमें दो हिस्से हैं, समझना और रोक कर रखना। हाँ, समझना बहुत व्यापक है। इसका मतलब है वित्तीय साक्षरता, बजट कैसे बनता है, निवेश कैसे काम करता है, महंगाई का क्या असर होता है, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, ये सारी समझ। ये समझ आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। और रोक कर रखना ये सिर्फ पैसे को तिजोरी में बंद करना नहीं है। तो फिर इसका मतलब है धैर्य रखना, अनुशासन बनाए रखना, लंबी अवधि के बारे में सोचना। मतलब जल्दबाजी में या भावनाओं में बहकर खर्च ना करना, निवेश के फैसलों पर टिके रहना जब तक कि हालात वाकई न बदल जाए। चेक कर रहना। तो ये ज्ञान, समझना और चरित्र रोक कर रखना, यानी अनुशासन और धैर्य का संगम है एक तरह से। वाह, मतलब पैसा कमाना एक बात है और उसे समझना और संभालना ये दूसरी और शायद उतनी ही जरूरी बात है। बिल्कुल ठीक है। तो आज हमने स्रोत के आधार पर 2025 की वो 5 संभावित टॉप इंडस्ट्रीज देखी। एआई और ऑटोमेशन, हेल्थ केयर, बायोटेक, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, डिजिटल इन्वेस्टमेंट और कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, और हमने ये भी देखा कि ये सिर्फ अलग अलग सेक्टर नहीं है, बल्कि इनमें टेक्नोलॉजी और बदलते सामाजिक रुझानों जैसे कॉमन धागे भी हैं। हाँ, और हमने स्रोत से मिले कुछ बुनियादी वित्तीय सिद्धांतों पर भी गौर किया। मैनेजमेंट, निवेश, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत और ट्रेंड्स को पहचानने के साथ साथ समझने की अहमियत। ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं कि भविष्य में आर्थिक सफलता के लिए क्या जरूरी हो सकता है। बिल्कुल। तो हमने स्रोत की बातें समझी, उनका विश्लेषण किया। अब यहाँ से आगे क्या सोचा जाए? यहाँ से आगे सोचने वाली बात ये है, जो स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं कहता, पर जिसकी तरफ इशारा जरूर करता है कि ये जो बड़े ट्रेंड्स हैं, ये इंडस्ट्रीज की बातें हैं, ये किसी एक व्यक्ति के अपने जीवन पर, उसके करियर पर या उसके निवेश के फैसलों पर कैसे लागू होती हैं। हाँ, ये अहम सवाल है। सिर्फ जानना काफी नहीं है। असली सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कोई अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और लक्ष्यों के हिसाब से कैसे कर सकता है। ये वो बिंदु है जहां सामान्य जानकारी व्यक्तिगत रणनीति में बदलती है, और शायद यही वो सवाल है जिस पर हमारे श्रोताओं को विचार करना चाहिए। एकदम सही कहा। जानकारी को अपने संदर्भ में देखना, उसे अपने लिए उपयोगी बनाना, यही असली काम है। उम्मीद है आज की ये चर्चा जानकारी भरी रही होगी और आप सबको सोचने के लिए कुछ नया मिला होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।